भाई के ज़ॉम्बी बनते ही उसने सबसे पहला निवाला मुझे ही समझ लिया। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मैं भी उसकी वजह से ज़ॉम्बी बन गया हूं, मेरा खून खौल गया। मैंने भी गुस्से में उसे एक जोरदार काट लिया। और भाई साहब, प्लॉट ट्विस्ट, मेरे काटते ही उसका दिमाग रीस्टार्ट हो गया, जैसे किसी कंप्यूटर का हैंग हट गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने हवा सूंघी और बोला, ओए, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अंकल आंटी, क्या आज स्वीट एंड सावर फिश बनी है? इतना बोलते ही वो किचन की तरफ दौड़ पड़ा। उधर मम्मी पापा और चाचा चाची दरवाजे के पीछे कांप रहे थे। अरे भाई, सामने एक नीले भूरे रंग का ज़ॉम्बी लात टपकाते हुए मुझे खाना चाहिए वाला फेस लेकर खड़ा हो तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी इस बंदे को कुछ समझ नहीं आया। वो दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, अंकल आंटी, मैं हूं आपका संस्कारी बेटा, दरवाजा खोलो ना। मम्मी पापा अंदर से सोच रहे थे, बेटा तो था, लेकिन अब तू वॉकिंग डेड का हीरो लग रहा है। मैंने तुरंत उसे पकड़कर मिरर के सामने खड़ा कर दिया। मिरर में दो भयानक ज़ॉम्बीज दिखाई दिए। उसे देखते ही वो उछल पड़ा। अरे बाप रे, ये दो बदसूरत मॉन्स्टर कौन है? ये कहीं बाहर आकर हमें खा तो नहीं जाएंगे? मैं बोला, भाई रिलैक्स, उनमें से एक तू है और दूसरा मैं हूं। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर उसने खुद को गौर से देखा और बोला, अरे हाँ यार, फेस तो सच में मैच कर रहा है। अब जाकर उसे यकीन हुआ कि हम दोनों ज़ॉम्बी बन चुके हैं। फिर उसने धीरे से पूछा, तो किचन में जो लोग हैं वो ह्यूमन है? मैंने अभी जवाब भी नहीं दिया था कि उसकी लार फिर टपकने लगी। यार, तभी तो इतने टेस्टी लग रहे हैं। फिर उसने सिर खुजलाते हुए पूछा, लेकिन मूवीज में ज़ॉम्बीज तो ब्रेनलेस होते हैं, हम दोनों इतनी बातें कैसे कर रहे हैं? मैं बोला, भाई भी फर्स्ट टाइम ज़ॉम्बी लाइफ चल रही है, मुझे क्या पता। सच्चाई दिखाने के लिए मैंने सीसीटीवी फुटेज चला दी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि 1 घंटे पहले ये महानुभाव सोफा पर चिप्स खाते हुए न्यूज देख रहा था। टीवी पर वायरस आउटब्रेक की खबर चल रही थी। मैंने मजाक में कहा था, लगता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आने वाला है। और अगले ही सेकंड भाई ने फुल बीस्ट मोड एक्टिवेट करके मेरी बाह में दांत गड़ा दिए। फिर बाहर से धम 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 दरवाजे पर ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी पहुंच चुकी थी। हम दोनों ने मिलकर सोफा, टेबल, चेयर सब दरवाजे के सामने लगा दिए। फिलहाल घर सुरक्षित था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि घर में राशन कम था। अगर ऐसे ही बैठे रहते तो मम्मी पापा भूख से मर जाते और फिर प्रीमियम ज़ॉम्बी पैकेज में अपग्रेड हो जाते। इसलिए मिशन सर्वाइवल शुरू हुआ। प्लान था कि रस्सी के सहारे बैल्कनी से नीचे उतरकर सुपरमार्केट से सामान लाया जाए। लेकिन नीचे हजारों ज़ॉम्बीज देखकर मेरे भाई की हालत खराब हो गई। वो बोला, भाई मुझे हाइट से डर लगता है। मैं बोला, अरे डर मत, हम भी ज़ॉम्बी है, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, टपाक, रस्सी टूट गई। हम दोनों सीधे नीचे ज़ॉम्बी क्राउड के बीच जा गिरे। थड़ाम, मैं किसी तरह उठा। उधर भाई चिल्लाया, आउच, किसने मेरे रॉयल हिप पर अटैक कर दिया? नीचे देखा तो एक ज़ॉम्बी की टूटी हुई बाह उसके नीचे फंसी हुई थी। वो तुरंत बोला, सॉरी ब्रो, एक्सीडेंट हो गया। आसपास के ज़ॉम्बीज पास आए, हमें सूंघा, और तभी कहानी में आने वाला था एक और डेंजरस प्लॉट ट्विस्ट। सेफ। आसपास के ज़ॉम्बीज ने हमें सूंघा तो उन्हें समझ आ गया कि हम भी उन्हीं की बिरादरी के हैं। वे धीरे धीरे इधर उधर बिखर गए। मैंने तो जाते जाते कुछ ज़ॉम्बी भाइयों को उठाकर खड़ा भी कर दिया, जिन्हें हम गिरा चुके थे। मैं बड़बड़ाया, भाई, संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। ज़ॉम्बी बन गए तो क्या हुआ, तहसीब थोड़ी छोड़ देंगे। लेकिन उधर जाओ डेजू का दिमाग किसी और टेंशन में था। वो ऊपर बैल्कनी की तरफ देखकर बोला, फंटूश, 1 मिनट, हम वापस घर कैसे जाएंगे? मैंने सीना चौड़ा करते हुए कहा, टेंशन मत ले, मम्मी पापा है ना, एक्सट्रैक्शन टीम रेडी है। अब सीन पूरी तरह अपोकलिप्स मोड में बदल चुका था। सड़कों पर चीख पुकार मची हुई थी। कहीं लोग भाग रहे थे, कहीं ज़ॉम्बीज पार्टी कर रहे थे। मेन रोड पर गाड़ियां ऐसी फंसी थीं जैसे फ्री वाईफाई बांटा जा रहा हो। कई ज़ॉम्बीज कारों के शीशे तोड़कर अंदर बैठे लोगों को बाहर खींच रहे थे। ऐसे माहौल में हमारी ज़ॉम्बी आइडेंटिटी ही हमारा वीआईपी पास बन गई थी। मैं और जाओ डेजू तुरंत एक गली में घुस गए। रास्ते में कभी कभार कोई इंसान दिख जाता तो हमें देखते ही उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता। किसी तरह सुपरमार्केट पहुंचे। अंदर घुसे तो देखा पूरा सुपरमार्केट ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। मैं बोला, वाह, पूरा स्टाफ अपने लोग निकले। सबसे अच्छी बात यह थी कि अंदर एक भी जिंदा इंसान नहीं था। बस फिर क्या था, ऑपरेशन फ्री शॉपिंग शुरू। डाल देना। हम गोदाम में घुसे और 2 बड़ी हैंड कार्ट निकाल लाए।
फिर शुरू हुई लेजेंडरी 0 रुपीज शॉपिंग। चिप्स, बिस्किट, पानी, नूडल्स, चावल, तेल, जो हाथ लगा सब गाड़ी में फेंक दिया। आधे घंटे बाद दोनों गाड़ियां मिनी पहाड़ बन चुकी थीं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में नया प्रॉब्लम आया। इतना सामान घर कैसे ले जाएंगे? सड़कें जाम थीं, कारें फंसी थीं, और अगर पैदल ले गए तो बाकी सर्वाइवर्स मुफ्त में रेड मार देंगे। तभी किस्मत ने एंट्री मारी। सुपरमार्केट के बाहर एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खड़ा था। हम दोनों की आंखें चमक उठी। भाई, ट्रांसपोर्ट गॉड मिल गया। 2 ज़ॉम्बीज 3 व्हीलर पर शहर में घूम रहे थे। सीन इतना वियर्ड था कि कोई डायरेक्टर भी नहीं सोच सकता। एक बच्चे ने खिड़की से झांक कर चिल्लाया, मम्मी, नीचे 2 मॉन्स्टर्स बाइक चला रहे हैं। उसकी मां ने झांक कर देखा और तुरंत बच्चे को अंदर खींच लिया। बेटा, आज से विंडो वॉचिंग बंद। अब असली कॉमेडी शुरू हुई। रास्ते में 3 व्हीलर की बैटरी खत्म हो गई। मुझे चलानी नहीं आती थी, इसलिए ड्राइविंग की जिम्मेदारी जाओ डेज़ू पर आ गई। हालांकि उसका पुराना रिकॉर्ड था कि वो साइकिल भी खाई में घिसा चुका था, लेकिन मेरे मुकाबले फिर भी एक्सपर्ट था। वो बोला, फंटूश, पीछे से धक्का लगा। मैं बोला, यस कैप्टन। लेकिन जैसे ही उसने पैडल मारना शुरू किया, मैं चुपके से पीछे सामान वाली जगह पर चढ़कर बैठ गया। अब बेचारा आगे पसीना बहा रहा था और मैं पीछे बैठकर सीनरी एंजॉय कर रहा था। कभी आसमान देखता, कभी बादल, कभी सोचता ज़ॉम्बी लाइफ इतनी बुरी भी नहीं है। उसे लगा हम दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं, जबकि असलियत में मैं फुल टाइम पैसेंजर था। बस जब कोई बड़ा चढ़ाव आता तो मैं उतरकर 2 सेकंड धक्का लगाता और फिर हीरो की तरह वापस बैठ जाता। आखिरकार किसी तरह घर के नीचे पहुंचे। मैंने ऊपर देखकर जोर से चिल्लाया, एक्सट्रैक्शन टीम, मिशन कंप्लीट। मम्मी पापा तुरंत बैल्कनी में आए। उन्होंने बेडशीट की बनी हुई रोप नीचे फेंकी और रोप के नीचे बंधा था एक रंग बिरंगा प्लास्टिक बैग, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जुड़वा पशु आहार। मैं बोला, वाह, अपोकलिप्स में भी ब्रांडिंग नहीं गई। आसपास के ज़ॉम्बीज को जैसे ही इंसानों की खुशबू मिली, वे फिर नीचे जमा होने लगे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनमें स्पाइडरमैन स्किल्स नहीं थी, इसलिए बस नीचे खड़े होकर रेज मोड में चिल्लाते रहे। हमने जल्दी जल्दी सामान ऊपर भेजना शुरू किया। कई चक्कर लगाने के बाद पूरा स्टॉक सुरक्षित घर पहुंच गया। फिर मैं और जाओ देजू भी बेडशीट रोप पकड़कर ऊपर चढ़ गए। जैसे ही बैल्कनी पर पहुंचे, मम्मी पापा खुशी से हमारी तरफ बढ़े। मैं तुरंत पीछे हट गया। डिस्टेंस मेंटेन करो, हम अभी भी प्रीमियम ज़ॉम्बीज हैं। बू। मम्मी पापा ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही सेकंड उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे मेरी पीठ के पीछे घूर रहे थे। मेरे दिल ने कहा, भाई, कुछ गड़बड़ है। मैंने धीरे धीरे पलट कर देखा और मेरी ज़ॉम्बी आत्मा तक कांप गई। सैकड़ों स्लो मोशन ज़ॉम्बीज के बीच एक पार्कोर मास्टर ज़ॉम्बी पैदा हो चुका था। बाइट है, एक स्पोर्ट्स ड्रेस पहने ज़ॉम्बी उसी बेडशीट रोप पर चढ़ता हुआ बालकनी तक पहुंच गया था। और भाई साहब की स्पीड देखकर लग रहा था कि ज़ॉम्बी नहीं, ओलंपिक एथलीट हो। बो। जमीन पर पैर रखते ही उसने सीधे मम्मी पापा की तरफ डाइव मार दी। मैं चिल्लाया, रुको। मैं और जाओ देजू दोनों उस पर टूट पड़े। एक ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा, लेकिन उसकी ताकत ऐसी थी कि हम दोनों को ही घसीट लिया। धड़ाम। तीनों जमीन पर लुढ़क गए। मैं दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, पापा, गेट बंद करो। पापा ने इंस्टेंट रिएक्शन दिया। टक। बालकनी का ग्लास डोर लॉक हो गया। अब बालकनी में 3 ज़ॉम्बीज थे, जाओ डेजू और पार्कोर चैंपियन ज़ॉम्बी। वो स्पोर्ट्स ज़ॉम्बी बिजली की तरह उठा। अगले ही पल, धप्पा, उसने अपना पूरा मुंह ग्लास डोर पर चिपका दिया। उसका चेहरा ऐसे दब गया था जैसे किसी ने आटे की लोई दीवार पर दे मारी हो। लेकिन डोर के पीछे खड़े इंसानों की खुशबू ने उसे पूरी तरह क्रेजी कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, उसकी मुट्ठियां ग्लास पर बरसने लगी। ग्लास डोर कांपने लगा। मैं और जाओ डेसू तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बालकनी से बाहर फेंकने की कोशिश करने लगे। लेकिन भाई, ये ज़ॉम्बी तो जिम फ्रीक निकला। हम उसे खींच रहे थे और वो हमें ही घसीट रहा था। अगले ही पल उसने ऐसा झटका मारा कि हम दोनों हवा में उड़ते हुए सीधे जमीन पर जा गिरे। अगले ही पल, क्रैक क्रैक की 2 जोरदार आवाजें गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी की हड्डियां नहीं, पूरा फर्नीचर सेट टूट गया हो। मैं अपनी हालत देखने की भी फुर्सत में नहीं था, क्योंकि बालकनी के ग्लास डोर पर पहले से ही दरारों का जाल फैल चुका था। मम्मी पापा तो भागकर बेडरूम में छिप गए थे, लेकिन उस मॉन्स्टर की ताकत देखकर साफ लग रहा था कि लकड़ी का दरवाजा ज्यादा से ज्यादा 3 हिट ही झेल पाएगा। धड़ाम। ग्लास डोर आखिरकार टूट गया। जाओ डेजू की आंखें लाल हो गई।
वो सीधे मॉन्स्टर पर झपटा और उसके बाल पकड़कर पीछे खींचने लगा। मैं पीछे से उसकी कमर लपेटकर उसे बालकनी की तरफ घसीटने की कोशिश करने लगा, लेकिन भाई वो ज़ॉम्बी नहीं, चलता फिरता बुलडोजर निकला। हम दोनों पूरी जान लगा रहे थे और वो हमें घसीटते हुए बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। अचानक ससराक की आवाज आई। जाओ डेजू ने इतना जोर लगाया कि ज़ॉम्बी की पूरी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा बालों समेत हाथ में आ गया। मैं चिल्लाया, भाई विग नहीं उतारनी थी। अब उस ज़ॉम्बी का सिर ऐसा लग रहा था जैसे आधा तरबूज छील दिया गया हो। उधर मेरी बांह ही लगभग जवाब दे चुकी थी, सिर्फ थोड़ी सी चमड़ी से लटक रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जाओ डेजू तुरंत किचन में भागा और एक बड़ा चाकू उठा लाया। जब खींच नहीं सकते तो हेडशॉट देना पड़ेगा। लेकिन तब तक मॉन्स्टर बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने हाथ घुमाया और लकड़ी का दरवाजा ऐसे टूटा जैसे बिस्किट हो। धड़ाम! मैं पूरी तरह पैनिक मोड में चला गया। बिना सोचे समझे मैंने उसकी बांह में पूरी ताकत से काट लिया और गरज कर बोला, अबे ओ, मेरी बात सुन। ये बस गुस्से में निकली हुई एक बेकार सी चीख थी, लेकिन तभी सब कुछ रुक गया। ज़ॉम्बी अचानक फ्रीज हो गया। उसने गर्दन टेढ़ी की, अपनी खाली खाली आंखों से मुझे देखा और धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर लिया। फिर एक डांट खाए बच्चे की तरह वही खड़ा हो गया। मैं और जाओ डेजू दोनों स्टैचू बन गए। कुछ सेकंड तक पूरा घर साइलेंट मोड में चला गया। फिर जाओ डेजू बोला, भाई अगर ये पहले से इतना ओबीडियंट था तो हम रेसलमेनिया क्यों खेल रहे थे? उसी समय बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला। मम्मी पापा ने झांक कर देखा और सामने दो ज़ॉम्बीज के बीच खड़ा एक विशाल ज़ॉम्बी। दोनों की फिर से आत्मा निकल गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मॉन्स्टर सिर्फ उन्हें देख रहा था, अटैक नहीं कर रहा था। उसने हल्की सी गुर्राहट की, आवाज में धमकी कम और शिकायत ज्यादा लग रही थी, जैसे कह रहा हो, मुझे भी फैमिली मेंबर मान लो। दा है। मम्मी पापा 2 कदम पीछे हट गए। मैंने तुरंत उसके सिर पर एक चपत लगाई, सीधा खड़ा रह, मेरे मम्मी पापा को मत डराना। और भाई वो सच में सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब तो कंफर्म हो गया, ये ज़ॉम्बी मेरी बात मान रहा था। मैंने टेस्ट करने का फैसला किया। एक चक्कर लगा, ज़ॉम्बी तुरंत घूम गया। भाई सीधे सीलिंग से टकरा गया। इतना ऊंचा कूदा कि लगा NBA ड्राफ्ट में जाने की तैयारी कर रहा हो। मैं और जाओ डेसू दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। ये जंप नहीं, रॉकेट लॉन्च था। मैंने बालकनी की तरफ इशारा किया, वहां खड़ा हो जा, अगर कोई ज़ॉम्बी ऊपर चढ़े तो उसे नीचे फेंक देना। ज़ॉम्बी तुरंत डोर गार्ड बनकर खड़ा हो गया, बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड की तरह। मैं उसकी बाह पर अपने दांतों के निशान देखने लगा। तभी मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। रुको, क्या मेरी बाइट ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती है? मैं अभी इसी थियरी पर सोच ही रहा था कि जाओ डेसू को जमीन पर एक ID कार्ड मिला। उस पर लिखा था लान दाशुए और फोटो में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। व्हाइट बास्केटबॉल जर्सी, प्यारी स्माइल, छोटे टाइगर टीथ, पूरी कॉलेज क्रश मटेरियल। जाओ डेसू की आंखें फैल गईं। अरे ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की कैंपस क्वीन थी। मैंने फोटो देखी और बोला, इतनी सुंदर लड़की हमारे कॉलेज में थी, मुझे कैसे नहीं पता? वो बोला, क्योंकि तू लेबोरेटरी में रहता था, इंसानों से ज्यादा टेस्ट ट्यूब से बात करता था। फिर उसने लंबी सांस ली। वैसे एक बात है, अब थीसिस नहीं लिखनी पड़ेगी, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और लैब रिपोर्ट भी नहीं बनानी पड़ेगी। मैं बोला, ज़ॉम्बी लाइफ के भी कुछ बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल अगली पल उसका चेहरा उदास हो गया। वो धीरे से बोला, क्या ये सब सिर्फ बुरा सपना है? क्या हम कभी नॉर्मल बन पाएंगे? उसकी बात सुनकर मैं भी चुप हो गया। खिड़की के बाहर पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। कुछ ही दिनों में सिविलाइजेशन क्रैश हो गई थी। कौन जानता था कि कब हम भी अपनी आखिरी इंसानियत खो देंगे। मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। मम्मी पापा भी पास आ गए। उन्होंने हम दोनों को गले लगा लिया। बचपन से जाओ डेसू का कोई अपना नहीं था, मेरे पेरेंट्स ही उसकी फैमिली थे। लेकिन इमोशनल मोमेंट ज्यादा देर नहीं चला। हम दोनों तुरंत पीछे हट गए, कहीं वायरस उन्हें भी इन्फेक्ट ना कर दे। तभी मम्मी की नजर मेरी टूटी हुई बाह पर गई और जाओ डेसू की टेढ़ी कमर पर। मम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा की भी आंखें लाल हो गई। लेकिन मैं तुरंत अपनी आधी टूटी बाह घुमाते हुए बोला, देखो विंडमिल मोड, सच में दर्द नहीं हो रहा, ज़ॉम्बी बॉडी ओपी है। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। तभी जाओ डेसू ने उस गार्ड ज़ॉम्बी की तरफ इशारा किया। वैसे एक बात बता,
ये तेरी बात क्यों मानता है? मैं उसके पास गया और उसकी गर्दन पर उंगली से ठक ठक किया। टन टन धातु जैसी आवाज आई। मैं और जाओ देजू दोनों चौंक गए। ये तो नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर कुछ और ही चल रहा है। सौभाग्य से वो मॉन्स्टर हमें पटकने के बजाय बड़ी नरमी से नीचे रख गया। मैं और जाओ देजू दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जाओ देजू ने सिर खुजलाते हुए पूछा, भाई अब क्या, फिर से सुपरमार्केट पर ₹0 शॉपिंग? मैं रहस्यमयी अंदाज में उसके कान के पास गया और धीरे से बोला, मुझे लग रहा है मैं इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का मेन कैरेक्टर हूं। सीरियसली? जाओ देजू की आंखें गोल हो गईं। मैंने गर्व से उस गार्ड ज़ॉम्बी की तरफ इशारा किया। देख, ये इतना लॉयल क्यों है? क्योंकि मैंने इसे काटा था। और तू ज़ॉम्बी बनकर भी अपना दिमाग इस्तेमाल कर पा रहा है क्योंकि तूने मेरा खून पिया था। मतलब मेरी बाइट और ब्लड दोनों स्पेशल है। सच कहूं तो ये थियोरी इतनी फिल्मी थी कि मुझे खुद भी यकीन आने लगा। जाओ देजू ने तो तुरंत बिलीव कर लिया। उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे लॉटरी लग गई हो। सच में? तो फिर तू पूरे ज़ॉम्बी वर्ल्ड का किंग बन सकता है। मैंने सीना चौड़ा कर लिया। वो अचानक मेरे सामने घुटने टेककर बैठ गया। एक हाथ सीने पर रखा और दूसरा मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर पूरी ड्रामा कंपनी शुरू कर दी। महाराज की जय हो, डबल हो रही। आज से आपका ये सेवक आपके साथ रहेगा। ज़ॉम्बी एम्पायर अमर रहे। ज़ॉम्बी किंग जिंदाबाद। मैंने भी पूरा हीरो मोड एक्टिवेट कर दिया। हाथ हवा में लहराकर बोला, चलो दुनिया जीतने चलते हैं। जाओ देजू तुरंत पीछे पीछे चल पड़ा। पूरा पर्सनल असिस्टेंट लग रहा था। मगर हमारी वर्ल्ड डोमिनेशन जर्नी शुरू होते ही क्रैश हो गई। गार्डन में कुछ ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। मैंने उनमें से एक थोड़ा स्मार्ट दिखने वाला ज़ॉम्बी चुना और सीधे जाकर उसकी बाह में काट लिया। एक्स्ट्रा कंट्रोल पावर के लिए ऊपर से थोड़ा थूक भी लगा दिया और घाव को ऐसे रगड़ा जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूं। मैं बोला, अब बन मेरा लॉयल सोल्जर। जाओ देजू बगल में खड़ा मुंह बना रहा था। भाई, ये कंट्रोल है या वैक्सीनेशन कैंप? लेकिन सामने वाला ज़ॉम्बी खुश नहीं था। वो गुस्से में कुर्राया और मेरी तरफ झपटा। अगले ही पल धड़ाम, गार्ड ज़ॉम्बी ने उसे एक थप्पड़ में उड़ाकर 10 फुट दूर भेज दिया। बेचारा ज़ॉम्बी लुढ़कते हुए उठा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैंने क्या बिगाड़ा था। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। घूम, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बैठ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। डांस कर, वो वैसे ही खड़ा रहा। अब तो मैं सिर पर उतर आया। पूरे इलाके के ज़ॉम्बीज को पकड़ पकड़ कर बाइट टेस्ट करने लगा। एक को काटा, दूसरे को काटा, तीसरे को काटा, चौथे को भी। लग रहा था जैसे मैं ज़ॉम्बी डेंटिस्ट बन गया हूं। लेकिन रिजल्ट 0, नाडा, नथिंग। एक भी ज़ॉम्बी मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं निराश होकर जमीन पर बैठ गया और मिट्टी में उंगली से गोल गोल सर्कल बनाने लगा। हमारा वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान लॉन्च होते ही फेल हो गया। जाओ डेजू भी मेरे साथ बैठना चाहता था, लेकिन उसकी कमर अभी भी खराब थी। इसलिए वो आधा झुककर आधा खड़ा रहकर मुझे सांत्वना देने लगा। दृश्य इतना फनी था कि मैं रोऊं या हंसूं समझ नहीं आया। वो बोला, निराश मत हो सकता है सलाइवा कॉन्सेंट्रेशन कम हो। मूवीज में तो हीरो का ब्लड ही अल्टीमेट ट्रेजर होता है। मेरी आंखें चमक उठी। अरे हां, ब्लड टेस्ट बाकी है। मैंने तुरंत अपनी कलाई काट ली। वैसे भी ज़ॉम्बी बनने के बाद पेन सेटिंग ऑफ हो चुकी थी। अगर इंसान होता तो अब तक 5 बार बेहोश हो चुका होता। गार्ड ज़ॉम्बी को मैंने कमांड दिया, मुंह खोलकर पकड़, और मैं ब्लड फीडिंग एक्सपेरिमेंट पर लग गया। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा, लेकिन रिजल्ट वही, बिग फैट 0। मैं जमीन पर बैठा था, सिर पकड़कर सोच रहा था, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। अचानक मेरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, क्या किसी ह्यूमन पर टेस्ट करना पड़ेगा? लेकिन अगले ही पल मैंने सिर जोर से हिलाया। नहीं, हम ज़ॉम्बी हैं, विलन नहीं। जब कुछ समझ नहीं आया तो हमने घर लौटने का फैसला किया। मैं उठने ही वाला था कि अचानक जाओ डेजू मुझे सांत्वना देने आगे बढ़ा। उसकी कमर पहले से घायल थी। ऊपरी शरीर सीधा मेरे सिर के ऊपर आ गया और फिर ठक पक हम दोनों जोर से टकरा गए। अगले ही पल कड़क हड्डी अपनी जगह बैठने जैसी आवाज आई। जाओ डेजू अचानक उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी। भाई, मेरी कमर ठीक हो गई। वो खुशी से चिल्लाने ही वाला था कि पुचाक, एक लाल चीज हवा में उड़ी और सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरी। मैं फ्रीज हो गया। धीरे धीरे नीचे देखा।
जमीन पर उसकी आधी जीभ पड़ी थी। गुड न्यूज, कमर ठीक हो गई। बैड न्यूज, जीभ अनइंस्टॉल हो गई। जाओ डेजू चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ हाँ हाँ जैसी हवा निकलने की आवाज आ रही थी। खून ऐसे निकल रहा था जैसे ब्रोकन वाटर टैप। मैं घबरा गया, तुरंत उसका मुंह दबाया। अबे मेरे राजा, इतना एक्साइटेड कौन होता है? कमर ठीक हुई है, कैरेक्टर डिलीट नहीं करना था। वो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। मैंने उसे संभालते हुए कहा, रिलैक्स, हम ज़ॉम्बी हैं। हो सकता है कल सुबह नई जीव अपडेट होकर वापस आ जाए। धीरे धीरे जाओ डेजू शांत हुआ, लेकिन अब हम दोनों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर उसकी कमर टक्कर से ठीक हो सकती है, तो क्या ज़ॉम्बी बॉडी खुद को रिपेयर भी कर सकती है? अचानक सामने से एक आदमी जान बचाकर भागता हुआ दिखाई दिया। वह ऐसे दौड़ रहा था जैसे पीछे पूरी ज़ॉम्बी आर्मी लगी हो। दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं, जो मांगोगे दूंगा। जाओ देजू ने मेरी तरफ देखा और इशारों में हंसते हुए बोला, भाई, अगर इतना बड़ा अमीर है तो इस टूटे फूटे अपार्टमेंट में क्या कर रहा है? मैंने भी इशारों में जवाब दिया, लगता है न्यूज नहीं देखता। इस आदमी के पीछे तो वायरस फैलने से पहले ही पुलिस पड़ी हुई थी। 2 दिन से पूरे शहर में वांटेड चल रहा था। साओ देजो की आंखें फैल गईं। मतलब अरेस्ट से बचने के लिए यहां छुपा था? मैंने कहा, पीछे मुड़कर देख ले, चेहरा पहचान जाएगा। हम दोनों ने एक साथ सिर घुमाया, और सचमुच वही न्यूज वाला फेमस रिच गाय सामने था। उधर उस आदमी ने भी हमें देख लिया। पहले तो उसकी आंखों में उम्मीद चमकी, उसे लगा सामने इंसान है। लेकिन जैसे ही उसने हमारी नीली भूरी ज़ॉम्बी फेसेस देखी, उसने वहीं इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ए भगवान, आगे ज़ॉम्बीज, पीछे ज़ॉम्बीज। मैं गया काम से। लेकिन फिर उसके दिमाग में नया सवाल आया, 1 मिनट, ये ज़ॉम्बीज एक दूसरे को देखकर शॉक क्यों हो रहे हैं? उसे समझ नहीं आया कि आखिर 2 ज़ॉम्बीज उसके फेस को देखकर सरप्राइज क्यों हो गए। लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। पीछे की ज़ॉम्बी आर्मी तेजी से पास आ रही थी। अब वो पूरी तरह ट्रैप हो चुका था। वह भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके पैर जेली बन चुके थे। बड़ी मुश्किल से उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसे पता ही नहीं चला कि पीछे वाले ज़ॉम्बीज अचानक 10 कदम दूर रुक गए हैं, जैसे किसी चीज से डर रहे हो। वो बेचारा 10 भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉडी ने साथ छोड़ दिया। सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा, और किस्मत देखो, वो जाकर उसी जगह गिरा जहां जाओ डेचो की टूटी जीभ से निकला खून जमा था। उसके पूरे कपड़े उस खून में सन गए। वो कांपते हुए बड़बड़ाया, अगर ये इंसान का खून है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़ॉम्बी ब्लड हुआ तो मैं भी गया। नहीं, मुझे इन्फेक्शन नहीं चाहिए। मेरी वाइफ और किड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी उसे कुछ अजीब लगा। पीछे वाले ज़ॉम्बीज अब भी अटैक नहीं कर रहे थे। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। सभी ज़ॉम्बीज उसे घूर रहे थे, मुंह से लार टपका रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे कोई इनविजिबल वॉल उन्हें रोक रही हो। फिर उसकी नजर हम तीनों पर पड़ी, मैं, जाओ डेजू और गार्ड ज़ॉम्बी। उसके दिमाग में तुरंत घंटी बजी, क्या ये ज़ॉम्बीज इन तीनों से डर रहे हैं? लेकिन क्यों? उसके सवालों का जवाब मिलने से पहले ही कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखें सुस्त पड़ने लगी, बॉडी लड़खड़ाने लगी, और फिर वो अजीब तरीके से खड़ा हुआ, धीरे धीरे बिना किसी मकसद के चलने लगा। मैं और जाओ डेजू एक दूसरे को देखने लगे। भाई, ये तो ज़ॉम्बी बनने लगा। नहीं, हम ज्यादा देर वहां नहीं रुके, तुरंत घर की तरफ लौट गए। घर पहुंचते ही मम्मी पापा हमें देखकर घबरा गए। हम दोनों के कपड़ों पर खून ही खून लगा हुआ था। मम्मी तुरंत हमारी तरफ दौड़ी, लेकिन हम दोनों एक साथ पीछे हट गए। रुको, पास मत आना, कहीं इन्फेक्शन न हो जाए। मम्मी पापा ने दूर से हमें ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। जब कंफर्म हो गया कि हम दोनों सही सलामत हैं, तब जाकर उनकी जान में जान आई। मैं बोला, मम्मी पापा, आप लोग जाकर आराम करो, रात की वॉच ड्यूटी हम संभाल लेंगे। लेकिन मम्मी मानने को तैयार नहीं थी। दिन भर बाहर घूमते हो, फिर रात भर जागोगे, ऐसे कैसे चलेगा? मैं हंस पड़ा, मम्मी, हम भूल गए क्या? हम ज़ॉम्बी हैं, बैटरी खत्म नहीं होती। जाओ डेजू भी बोला, हाँ, अब स्लीप मोड ऑप्शनल फीचर है। फिर भी मम्मी की चिंता कम नहीं हुई। हमें लगभग 10 मिनट तक समझाना पड़ा। आखिरकार दोनों बेडरूम में जाकर सो गए। रात शांति से गुजर गई। सुबह जैसे ही सूरज निकला, जाओ डेजू अचानक उछलकर बिस्तर से खड़ा हो गया। एका, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो, क्योंकि उसे कुछ बहुत बड़ा पता चल चुका था।
सुबह होते ही जाओ डेसू ऐसे उछल कर उठा जैसे किसी ने उसे लॉटरी का विनिंग टिकट दे दिया हो। बाद हुआ, उसने सबसे पहले अपनी जीप को इधर उधर घुमाया और खुशी से चिल्लाया, भाई मेरी जीप वापस आ गई। लेकिन आवाज अभी भी थोड़ी अजीब थी, क्योंकि जीप पूरी नहीं उगी थी, थोड़ा हिस्सा अभी पेंडिंग अपडेट में था। वो भागता हुआ मेरे पास आया और मुंह खोलकर बोला, देख देख, न्यू टंग वर्जन 2.0। मैंने उसका चेहरा पकड़कर ध्यान से चेक किया। बाद हुआ होती है, बस थोड़ा पैच अपडेट बाकी है। अब तो कंफर्म हो गया था, ज़ॉम्बी बॉडी में सेल्फ हीलिंग फीचर था। बाद हुआ, मेरी टूटी हुई बांध भी रात में पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, कोई निशान तक नहीं बचा था। हम दोनों इतने खुश थे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ टाइम फ्री मिल गया हो। फिर मेरी नजर गार्ड ज़ॉम्बी पर गई। उसका सिर भी पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बाल अभी गायब थे। उसका चमकता हुआ गंजा सिर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा था। मैं बोला, बॉडी हील हो गई, लेकिन हेयर डीएलसी अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। जाओ डेसू ने लंबी सांस ली। भाई अब समझ आया, हाथ टूट जाए चलेगा, लेकिन हेयर डैमेज कभी मत लेना। थोड़ी देर बाद हम फिर अगले मिशन की तैयारी करने लगे। प्लान था कि और सप्लाईज इकट्ठी की जाए, लेकिन घर से निकलते वक्त मुझे एक बात सूझी। मैंने जाओ डेसू से कहा, क्यों ना गार्ड ज़ॉम्बी को घर पर छोड़ दे, मम्मी पापा की सुरक्षा भी जरूरी है। गार्ड ज़ॉम्बी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पीछे चलना बंद कर दिया, जैसे समझ गया हो कि उसे ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। बाद हुआ, लेकिन जाओ डेजू थोड़ा परेशान था। भाई अब समझ आया, हाथ टूट जाए चलेगा, लेकिन हेयर डैमेज कभी मत लेना। थोड़ी देर बाद हम फिर अगले मिशन की तैयारी करने लगे। ये सिर्फ तेरी बात मानता है, अगर इसे अचानक हमदर अटैक आ गया तो? मैं भी यही सोच रहा था। बालकनी का ग्लास डोर पहले ही टूट चुका था, घर अब पहले जितना सेफ नहीं था। अगर हम दोनों बाहर गए और कोई ज़ॉम्बी अंदर घुस आया तो मम्मी पापा खतरे में पड़ सकते थे। इसलिए आखिरकार हमने फैसला किया, आउटसाइड ज़ॉम्बी से ज्यादा ट्रस्ट तो इस गार्ड ज़ॉम्बी पर है। जाओ डेजू ने सिर हिलाया। मिशन कंटिन्यू रहा। हम दोनों हमेशा की तरह बालकनी से जंप मारकर नीचे उतरे और सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़े। अब शहर पहले जैसा नहीं रहा था, सड़कें लगभग साइलेंट थी। ज्यादातर इंसान अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। हर तरफ ज़ॉम्बी ग्रुप्स बिना मकसद घूम रहे थे। कभी कोई आवाज सुनकर एक दिशा में जाते, फिर कुछ न मिलने पर वापस भटकने लगते। पूरी सिटी ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम जैसी लग रही थी। हम उसी रास्ते से सुपरमार्केट पहुंचे, लेकिन इस बार सीन अलग था। कई शेल्फ्स खाली पड़ी थी। मैं बोला, लगता है दूसरे सर्वाइवर्स भी शॉपिंग मोड में आ गए हैं। जाओ डेजू ने जवाब दिया, फ्री शॉपिंग फेस्टिवल सबको पसंद है, और ज़ॉम्बीज भी पहले से कहीं ज्यादा थे। लेकिन सर्वाइवल का रोल सिंपल था, या तो फूड ढूंढो या खुद फूड बन जाओ। इसलिए हमने देर नहीं की, सीधे सामान भरना शुरू कर दिया। फूड, वाटर, मेडिसिन, डेली यूज आइटम्स, जो मिला सब उठा लिया। फिर वही पुरानी इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल, फिर वही डिलीवरी सर्विस। दिन भर में कई टिप्स लगी, इतनी कि ट्राइसाइकिल भी सोच रही होगी मुझे कार्गो ट्रक क्यों बना दिया। कुछ दिनों तक यही रूटीन चलता रहा। सुबह निकलो, सामान लाओ, घर भरो, फिर निकलो, फिर भरो। धीरे धीरे पूरा घर वेयरहाउस बन गया। किचन भरा, बेडरूम भरा, ड्राइंग रूम भरा, यहां तक कि सोफा के नीचे भी स्टोरेज शुरू हो गई। समय उड़ता गया। एक हफ्ता बीत गया। अब हालत यह थी कि रखने की जगह खत्म हो चुकी थी और आसपास के लगभग सभी सुपरमार्केट्स खाली हो चुके थे। जितना समय गुजर रहा था, रिसोर्सेज उतने रेयर होते जा रहे थे, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं, बाकी सर्वाइवर्स भी लूट मोड में थे। अब तो हाल यह हो गया था कि किसी इंसान को देखते ही हम रास्ता बदल लेते थे। बेवजह ड्रामा कौन झेले। पूरा एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन गार्ड ज़ॉम्बी के सिर पर एक भी बाल नहीं उगा। एक भी नहीं, जीरो, नाडा, कंप्लीट बॉल्ड मोड। जाओ डेजू उसे देखकर कांप गया। भाई अब मैं समझ गया, बाल सबसे कीमती चीज है। हाथ टूट जाए ठीक हो जाएगा, टांग टूट जाए ठीक हो जाएगी, लेकिन हेयरलाइन गई तो गई। मैं बालकनी में बैठा गार्ड ज़ॉम्बी को देख रहा था। सिर चमक रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा उसका ऑरा अभी भी डेंजरस था। मैं बोला, वैसे बॉल्ड लुक भी बुरा नहीं है, पूरा फाइनल बॉस वाइब देता है। लेकिन फिर मेरा चेहरा गंभीर हो गया। एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इसकी हंगर बढ़ती जा रही है। जाओ डेजू तुरंत सिर हिलाने लगा। बिल्कुल, मैंने कई बार इसे अंकल आंटी को ऐसे घूरते देखा है, जैसे रेस्टोरेंट मेन्यू देख रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, वैसे सच बताऊं, अंकल आंटी की स्मेल सच में काफी अच्छी आती है। और फिर चुपके से लार निकल गया।
मैंने तुरंत उसे घूरा। अबे, वो शर्माते हुए बोला, कंट्रोल में हूं भाई, बस स्मेल अच्छी है। लेकिन मजाक अपनी जगह था, प्रॉब्लम सीरियस थी। अगर किसी दिन गार्ड ज़ॉम्बी कंट्रोल से बाहर हो गया तो पूरा घर खतरे में पड़ सकता था। मैंने देखा था, अब उसे कमांड देने पर कभी कभी 2 बार बोलना पड़ता था। पहले जैसा इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, और मम्मी पापा को देखने वाली उसकी नजरें भी बदल रही थीं। उनमें हंगर बढ़ती जा रही थी। मैं फैमिली की सेफ्टी को रिस्क पर नहीं छोड़ सकता था। काफी देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया, इसे हटाना पड़ेगा। जाओ डेसू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद यही सही होगा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहीं बालकनी में बैठकर एक सीक्रेट प्लान बनाना शुरू कर दिया। जाओ डेसू, क्योंकि अगले मिशन का टारगेट कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि हमारा अपना गार्ड ज़ॉम्बी बनने वाला था। जिस गार्ड ज़ॉम्बी को हटाने का प्लान बनाया था, अगले ही दिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। रात के बीचों बीच मम्मी पापा को तेज बुखार चढ़ गया। जाओ डेजू बिस्तर के पास चक्कर काट रहा था, जैसे एग्जाम हॉल के बाहर रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो। भाई, ये क्या हो गया? अंकल आंटी को अचानक फीवर कैसे आ गया? मैं खुद घबराया हुआ था, लेकिन किसी तरह काम रहने की कोशिश की। घबराना मत, मतलब घबराओ लेकिन थोड़ा कम घबराओ। फिर अचानक मुझे याद आया, दवाई, जल्दी देख फीवर मेडिसिन है क्या? जाओ डेजू बिजली की तरह उठा। अरे हाँ, हमने मेडिकल स्टोर लूट करते वक्त ढेर सारी मेडिसिन उठाई थी। 20। वो तुरंत मेडिसिन बॉक्स उठा लाया, पूरा बॉक्स मेरे सामने उलट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे फार्मेसी का क्लियरेंस सेल चल रहा हो। 20। मैंने जल्दी जल्दी 2 तरह की फीवर मेडिसिन निकाली और मम्मी पापा को दे दी। उसके बाद मैं और जाओ डेजू बारी बारी से उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगे। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और खराब होने लगी। उनके चेहरे लाल होते जा रहे थे। मैंने आदतन मम्मी का माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर याद आया कि ज़ॉम्बी बनने के बाद मुझे टेम्परेचर फील ही नहीं होता। मैं तुरंत थर्मोमीटर ले आया। कुछ सेकंड बाद जब पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया, मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। जाओ डेजू बेचैन होकर बोला, क्या हुआ, कितना है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अभी, इसी वक्त। जाओ डेजू का चेहरा भी उतर गया। मैंने सिर झुका लिया। गलती मेरी है, मैं फूड जमा करता रहा, लेकिन मेडिसिन की इंपॉर्टेंस भूल गया। जाओ डेजू ने तुरंत मेरा कंधा पकड़ लिया। इसमें तेरी क्या गलती? हॉस्पिटल में हजारों दवाइयां होती हैं, क्या तू पूरी फार्मेसी घर उठा लाता? बाली गेम नहीं, मेडिसिन गेम खेलना है। उसकी बात सुनकर मैं संभल गया। मैंने तुरंत गार्ड ज़ॉम्बी को आदेश दिया, बालकोनी पर खड़ा रहे, जब तक हम वापस ना आए किसी भी जीवित चीज को अंदर मत आने देना। गार्ड ज़ॉम्बी कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। मैंने फिर कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तीसरी बार बोलने पर वो धीरे धीरे बालकोनी की तरफ गया। मेरा दिल बैठ गया। कंट्रोल सच में कमजोर हो रहा था। अब उसे कमांड समझने में भी देर लग रही थी। उसी पल मैंने तय कर लिया, वापस आकर इसे जरूर हटाना पड़ेगा। रात के लगभग 3 बजे फीवर शुरू हुआ था। सारी भाग दौड़ के बाद जब हम निकले तो सुबह के 5-6 बज चुके थे। आसमान अभी भी अंधेरा था, बस दूर होराइजन पर सूरज की हल्की सुनहरी रेखा दिखाई दे रही थी। मैं और जाओ डेजू सीधे हॉस्पिटल की तरफ दौड़े, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही दोनों रुक गए। सामने जो सीन था वो हॉरर मूवी लेवल का था। हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल के अंदर, हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज, हजारों की संख्या में। जाओ डेजू ने गहरी सांस ली। हे भगवान, ये तो ज़ॉम्बी कन्वेंशन लग रहा है। मैं बोला, सोच, स्कूल और हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लोग होते हैं, वायरस फैलने पर सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज भी यही बनेंगे। फिर मैंने कंधे उचकाए। वैसे हमारे लिए अच्छी बात है, हम भी ज़ॉम्बी हैं, कोई अटेंशन नहीं देगा। प्लान सिंपल था, अंदर जाओ, मेडिसिन लो, निकलो। लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल लॉबी में पहुंचे, एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। हमें पता ही नहीं था कि मेडिसिन्स कहां मिलेंगी। जाओ डेजू ने मेरी तरफ देखा। अब हॉस्पिटल गाइड बुक लाई है। मैंने चारों तरफ लगे साइन बोर्ड्स देखे, फिर उंगली से सामने इशारा किया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। वही चलते हैं, हर तरह के पेशेंट आते हैं, दवाइयां भी वहीं सबसे ज्यादा होंगी। हम दोनों जमीन पर बने डायरेक्शन एरोस फॉलो करते हुए दौड़ पड़े। कुछ मिनट बाद सामने इमरजेंसी वार्ड का साइन दिख गया। मैं चिल्लाया, बस अगला मोड़। हम कॉर्नर मुड़ने ही वाले थे कि अचानक धड़ाम, ठक ठक ठक, लड़ाई की आवाजें सुनाई दी, और सबसे डरावनी बात, इंसानों की आवाजें भी। मैं और जाओ डेजू तुरंत रुक गए।
धीरे धीरे वॉल कॉर्नर से झांका। सामने इमरजेंसी वार्ड के बाहर दर्जनों ज़ॉम्बीज जमा थे। सब एक ही डोर पर टूटे पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई सर्वाइवर छिपा हो। मैंने जाओ डेजू की तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, अंदर इंसान है? मेडिसिन्स भी वही थी, लेकिन अगर अंदर सर्वाइवर्स है तो सीधा घुसना रिस्की था। हम वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक धड़ाम डाम इमरजेंसी रूम का दरवाजा टूट गया। मैं और जाओ डेजू दोनों फ्रीज हो गए। फिर मैंने फुसफुसाकर कहा, यही मौका है। केओस के बीच कोई हमें नोटिस नहीं करेगा। हम भीड़ में मिलकर अंदर घुस गए, लेकिन अंदर का सीन देखकर हम दोनों दंग रह गए। हमें लगा था अंदर के लोग ज़ॉम्बीज का खाना बन चुके होंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। रूम के एक कोने में एक मिडिल एज्ड सिक्योरिटी गार्ड वुमन खड़ी थी। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। उसकी हथेली से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी पूरे ग्रुप के चारों तरफ एक शील्ड बना रही थी। बाहर के ज़ॉम्बीज उस शील्ड को लगातार पीट रहे थे, लेकिन कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। मैं और जाओ डेजू एक साथ फुसफुसाए, सुपर पावर, अवेकेंड एबिलिटी। हमारे दिमाग में तुरंत वेब नॉवेल्स और अपोकलिप्स स्टोरीज घूमने लगी। अगर ज़ॉम्बीज म्यूटेट हो सकते हैं तो ह्यूमंस भी इवॉल्व हो सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के पीछे कई डॉक्टर्स और नर्सेस छिपे हुए थे। महिला के चेहरे पर पसीना बह रहा था। साफ दिख रहा था कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर शील्ड बनाए हुए है। तभी उसके पीछे खड़ा एक मेल डॉक्टर अचानक सिर पकड़कर चीखने लगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पास खड़ी नर्स घबरा गई। पूरे रूम का माहौल अचानक और ज्यादा खतरनाक हो गया। तभी उस मेल डॉक्टर ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के सिरे पर अचानक एक चमकती हुई लाल आग की लौ प्रकट हुई, इतने चमकदार कि पूरा इमरजेंसी रूम लाल रोशनी से भर गया। डॉक्टर का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसने बिना कुछ बोले उंगली को हल्का सा झटका दिया। अगला पल सबकी सांसें थम गई। वो छोटी सी फायर स्पार्क हवा को चीरते हुए सबसे आगे खड़े ज़ॉम्बी पर जाकर गिरी, और फिर बूम! जो छोटी सी चिंगारी लग रही थी वो एक विशाल अग्नि तूफान में बदल गई। बेचारा ज़ॉम्बी कुछ समझ भी नहीं पाया। पलक झपकते ही उसकी पूरी बॉडी आग में घिर गई, और कुछ सेकंड बाद वहां सिर्फ राख बची थी। मैं और जाओ डेजू एक साथ कांप उठे। भाई, ये फायर पावर नहीं, पोर्टेबल क्रेमेटोरियम है। जाओ डेजू ने घबराकर अपनी बाजू देखी। अगर ये फ्लेम हम पर गिर गई तो रिस्पॉन भी नहीं मिलेगा। अब तो एक सेकंड भी रुकना डेंजरस था। हम दोनों धीरे धीरे ज़ॉम्बी क्राउड के बीच से निकलते हुए मेडिसिन्स वाले स्टोरेज कैबिनेट की तरफ बढ़े। लकीली सबका ध्यान लड़ाई पर था। किसी ने हमें नोटिस नहीं किया। मैंने जल्दी से फीवर मेडिसिन्स उठाई। जाओ डेजू ने आईवी सेट और कुछ जरूरी मेडिकल सप्लाई समेट ली। फिर दोनों बिना हीरो बनने की कोशिश किए धीरे धीरे बाहर निकल गए, क्योंकि भाई, हीरो बनना अलग बात है, रोस्ट चिकन बनना अलग। उधर रूम के अंदर फायर डॉक्टर लगातार ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा था, लेकिन उसकी सांसें भारी होने लगी थी। साफ दिख रहा था कि पावर यूज करने से उसकी स्टैमिना खत्म हो रही है। बाहर आते ही जाओ डेजू अचानक रुक गया। भाई, क्या हमें उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसके अंदर का इंसान जिंदा था। उसे उन सर्वाइवर्स पर दया आ रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा, इंसान होना गलत नहीं है, लेकिन अपोकलिप्स में बिना ताकत की दया सीधे कब्र तक पहुंचाती है। हम मॉन्स्टर नहीं बनेंगे, लेकिन सेवियर भी नहीं बन सकते। जाओ डेजू चुप हो गया। मैं आगे बोला, ज्यादा से ज्यादा हम उनके लिए कुछ ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी उन्हें खुद लड़ना होगा। जाओ डेजू ने सिर हिलाया। तो प्लान? मैंने हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस की तरफ इशारा किया। ज़ॉम्बीज साउंड सेंसिटिव हैं, बस थोड़ा नॉइस चाहिए। अगले ही पल में एक छलांग में एम्बुलेंस की छत पर पहुंच गया और सीधे अलार्म बटन पर हाथ दे मारा। अगले ही सेकंड पूरा हॉस्पिटल चीखती हुई सायरन से गूंज उठा। आवाज इतनी तेज थी कि मेरा खुद का सिर घूम गया। जाओ डेजू बोला, भाई, ज़ॉम्बीज ही नहीं, मैं भी डर गया। लेकिन प्लान काम कर गया। हॉस्पिटल के बाहर और अंदर मौजूद ज्यादातर ज़ॉम्बीज तुरंत सायरन की तरफ मुड़ गए। पूरा ज़ॉम्बी क्राउड एम्बुलेंस की ओर खींचने लगा। गाला गाला। इमरजेंसी रूम के बाहर दबाव अचानक आधा रह गया। मैंने तुरंत जाओ डेजू का हाथ पकड़ा। मिशन कंप्लीट, अब निकल। हम दोनों बिना पीछे देखे अंधेरे कॉरिडोर में गायब हो गए। उधर इमरजेंसी रूम के अंदर सर्वाइवर्स ने भी बदलाव महसूस कर लिया। पहले जहां डोर टूटने वाला था, अब वहां मुश्किल से कुछ ज़ॉम्बीज बचे थे।
मिडिल एज्ड सिक्योरिटी गार्ड वुमन की आंखों में फिर उम्मीद लौट आई। फायर डॉक्टर ने भी राहत की सांस ली। दोनों ने आखिरी बची ताकत इकट्ठा की और रूम के अंदर घुसे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया। और फिर सबने मिलकर डोर बंद किया, लॉक लगाया, सामने टेबल्स, कैबिनेट्स, स्ट्रेचर्स जो मिला सब हटा दिया। कुछ मिनट बाद जब सब सेफ हो गए तब जाकर लोगों के शरीर ने जवाब दे दिया। सभी जमीन पर बैठ गए। सिक्योरिटी गार्ड लेडी तो सीधे फ्लोर पर लेट गई। आज तो सच में बोनस लाइफ मिल गई। फायर डॉक्टर भी पास की टेबल से टिक गया। नर्स एक कोने में बैठी थी, अब तक रोना रोक रही थी, लेकिन जैसे ही डेंजर थोड़ा कम हुआ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगी। सिक्योरिटी गार्ड लेडी ने झल्लाकर कहा, अरे अभी कोई मरा भी नहीं, तू पहले से मॉर्निंग स्टार्ट क्यों कर रही है? नर्स रोते रोते बोली, हम फंस गए हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़, अंदर फूड नहीं, वाटर नहीं, आज नहीं तो कल सब मर जाएंगे। उसकी बात सुनते ही रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यही वो रियलिटी थी जिससे सब भाग रहे थे। फायर डॉक्टर धीरे धीरे मेडिसिन कैबिनेट तक गया। उसने डोर खोला, फिर अचानक भौहें सिकोड़ ली। अजीब, मुझे याद है यहां ज्यादा मेडिसिन्स थी, इतनी कम कैसे हो गई? लेकिन अभी मिस्ट्री सॉल्व करने का टाइम नहीं था। उसने कैबिनेट से सेलाइन बॉटल्स निकाली। सबको एक एक बॉटल दी, पियो, कम से कम थोड़ी एनर्जी तो मिलेगी। नर्स ने बॉटल हाथ में ली और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। अरे, सेलाइन भी तो वाटर जैसा ही है। उसके दिमाग में सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो गया। वो सोचने लगी कि हॉस्पिटल में और क्या क्या रिसोर्सेज छिपे हो सकते हैं। उधर बाकी लोग भी अपने अपने कोनों में बैठे रिकवरी कर रहे थे। तभी ठक ठक ठक, अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पूरा रूम फ्रीज हो गया, किसी की सांस तक नहीं निकली। नर्स का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। कहीं ज़ॉम्बीज़ वापस तो नहीं आ गए? और दरवाजे के दूसरी तरफ ठक ठक, आवाज फिर से गूंज उठी। दरवाजे पर लगातार ठक 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 की आवाज गूंज रही थी। अंदर मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं। उन्हें लगा था कि शायद ज़ॉम्बी फिर से लौट आए हैं, लेकिन तभी बाहर से एक लड़की की साफ और ठंडी आवाज सुनाई दी, हेलो, अंदर कोई है क्या? सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिंदा इंसान यहां इस हालत में? सिक्योरिटी गार्ड आंटी ने तुरंत अपना हथियार कसकर पकड़ लिया। तुम लोग कौन हो? पहले अपनी पहचान बताओ। बाहर खड़ी लड़की ने राहत की सांस ली। बहुत अच्छा, अंदर सचमुच लोग हैं। हम सरकारी रेस्क्यू टीम से हैं, इस शहर के बचे हुए लोगों को बचाने आए हैं। ये सुनकर सबके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन कोई भी इतनी आसानी से भरोसा करने को तैयार नहीं था। आखिर अपोकलिप्स चल रहा था भाई, यहां तो वाईफाई से ज्यादा धोखा मिलता है। दरवाजा थोड़ा सा खोला गया। बाहर 4 लोग खड़े थे। सभी ने काले रंग की रेस्क्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सबसे आगे खड़ी लड़की ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। मेरा नाम फू यानजिए है, मैं रेस्क्यू टीम की वाइस कैप्टन हूं, और ये हमारी कैप्टन कियानजिरो है। उसने पीछे खड़ी ठंडी नजरों वाली महिला की तरफ इशारा किया। वो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे किसी एक्शन मूवी की मेन कैरेक्टर हो। पीछे 2 और लोग खड़े थे, एक लंबा पतला आदमी और एक भारी भरकम महिला। दोनों पूरे कॉरिडोर पर नजर रखे हुए थे, कहीं कोई ज़ॉम्बी हमला ना कर दे। फू यानजे ने जल्दी से कहा, यहां रुकना सुरक्षित नहीं है, ज़ॉम्बीज कभी भी वापस आ सकते हैं, जल्दी हमारे साथ चलिए। यह सुनकर डॉक्टर, नर्स और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिल में सबसे बड़ा सवाल था, जाए कहा? पूरे शहर में तो ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं। तभी पीछे खड़ा लंबा आदमी मुड़ा। उसके बैच पर लिखा था एन लियांग। वो मुस्कुराया। सर्वाइवल बेस। सभी चौंक गए। क्या सच में कोई सेफ बेस मौजूद है? तभी पीछे खड़ी भारी भरकम महिला जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल है, सरकार दिन रात काम कर रही है, आधे महीने में कई बड़े सर्वाइवल बेस बन चुके हैं। उसका एक्सेंट इतना अलग था कि सब कुछ सेकंड के लिए कॉन्फ्यूज हो गए। एक नर्स तो मन ही मन सोचने लगी, ये चाइनीज बोल रही है या पबजी वॉइस पैक। महिला ने तुरंत अपना नेम टैग दिखाया। मैं सिंजांग से हूं, गलत मत समझना। को समझ आया। कुछ मिनट बाद पूरी रेस्क्यू टीम अस्पताल से निकलने लगी। जाते जाते उन्होंने काफी सारी दवाइयां भी इकट्ठी कर लीं, क्योंकि अपोकलिप्स में मेडिसिन इक्वल्स गोल्ड होती है। उधर दूसरी तरफ मैं और जाओ देजू पूरी स्पीड में घर की तरफ भाग रहे थे। हाथ में फीवर मेडिसिन थी, दिल में बस एक ही चिंता, मम्मी पापा ठीक होंगे ना?
लेकिन घर पहुंचते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी बालकनी से लटकने वाली बेडशीट रोप गायब थी, वही रोप जिसके सहारे हम ऊपर नीचे आते जाते थे। अब हम नीचे खड़े थे, ऊपर हमारा घर था और बीच में सिर्फ दीवार। जाओ देजू ने ऊपर देखकर चिल्लाया, अंकली, आंटी, हम आ गए। जाओ देजू ने ऊपर पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा घर खामोश था, एकदम डेड साइलेंट। मेरे दिल में अचानक बहुत बुरा एहसास हुआ, कुछ गड़बड़ है। जाओ देजू ने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के ज़ॉम्बीज़ भी शोर सुनकर हमारी तरफ आने लगे, लेकिन घर के अंदर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने दांत भींच लिए, बस अब पाइप पकड़कर चढ़ना पड़ेगा। मैं चढ़ने ही वाला था कि अचानक ऊपर बालकनी से कुछ नीचे गिरा, फड़फड़ाती हुई वही पुरानी बेडशीट रोप। जल्दी! हम दोनों ने बिना समय गंवाए रोप पकड़ ली और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगे। बालकनी पर पहुंचते ही हमारा खून जम गया, पूरा फर्श खून से भरा हुआ था, हर तरफ छींटे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो। बालकनी के कोने में पापा पड़े हुए थे, सांसें तेज चल रही थीं और दोनों हाथों से रोप पकड़े हुए थे। पापा, मैं और जाओ देजू दौड़कर उनके पास पहुंचे, उन्हें संभालकर उठाया। क्या हुआ? किसने हमला किया? मम्मी ठीक है ना? जाओ देजू ने ऊपर देखकर चिल्लाया। जब हमने घर के अंदर देखा तो हमारे होश उड़ गए। पूरा घर खाली था, पूरी तरह खाली। जो घर एक हफ्ते की मेहनत से वेयरहाउस बना था, वह अब सूना पड़ा था। फूड गायब, वाटर गायब, मेडिसिन गायब, फर्नीचर गायब, यहां तक कि सोफा और टेबल तक उठा ले गए थे। जाओ देजू का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई, हम लूट हुए हैं। पापा ने मुश्किल से बोलना शुरू किया। तुम लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद कुछ अजनबी लोग आए थे। उनके पास स्पेशल पावर्स थीं। उन्होंने गार्ड ज़ॉम्बी से लड़ाई की, बहुत भयंकर लड़ाई। फिर उन्होंने चाल चली, किसी तरह गार्ड ज़ॉम्बी को घर से बाहर खींच लिया। और उनकी टीम में एक स्पेस एबिलिटी वाला भी था। वह जादू की तरह पूरा सामान गायब करता गया। मैं और जाओ देजू एक दूसरे को देखने लगे। स्पेस एबिलिटी, इन्वेंट्री सिस्टम वाला इंसान, यह तो चीट कोड निकला भाई। पापा आगे बोले। हम दोनों कमरे में छिपे रहे, डर के मारे बाहर नहीं निकले। जब वे चले गए तभी तुम्हारी आवाज सुनी। फिर किसी तरह बालकनी तक पहुंचकर रोप नीचे फेंकी। हमने तुरंत पापा को उठाया और मम्मी के पास कमरे में लिटा दिया। बस एक बार पता चल जाए कि वो कौन हरामखोर थे जिन्होंने हमारी जान लगाकर जमा की हुई सारी सप्लाईज लूटी हैं। जाओ देजू गुस्से से कांपते हुए बोला, मैं कसम खाता हूं उनके दिमाग में भरा सारा कचरा बाहर निकाल दूंगा। तभी मेरी घबराई हुई आवाज गूंजी, जाओ देजू जल्दी इधर आ, मम्मी पापा की आईवी बदलनी है। उसकी सारी रेज मोड वाली एनर्जी तुरंत ऑफ हो गई। हम दोनों फिर से कमरे में भागे और पूरे दिन मम्मी पापा के पास बैठे रहे। लेकिन जितनी भी मेडिसिन्स दी, जितनी भी केयर की, उनका फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। घंटे बीतते गए, हालत और खराब होती गई। मैं और जाओ डेजू ऐसे परेशान घूम रहे थे जैसे एग्जाम हॉल में आंसर शीट जमा करने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि घर का सारा फूड, वाटर और मेडिसिन पहले ही लूट चुका था। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार मैंने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाओ डेजू, तुम यहां रहो, मैं बाहर जाकर पानी ढूंढ कर लाता हूं। तभी बिस्तर पर लेटी मम्मी ने कमजोर आवाज में कहा, मत जाओ। मैं तुरंत पलटा। उनकी आंखें आधी बंद थीं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मम्मी, उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, अब और मत भागो, मेरी बात सुनो, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। जाओ डेजू तुरंत बोल पड़ा, आंटी ऐसा मत कहिए, आप लोग हमारे लिए सबसे जरूरी है। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मम्मी मुश्किल से मुस्कुराई, तुम दोनों अच्छे बच्चे हो, लेकिन मैं अपनी हालत समझ रही हूं। फिर अचानक उन्होंने मेरी बड़ी बहन का जिक्र किया। तुम्हारी दीदी जब पता नहीं कैसी होगी, कई साल से घर नहीं आई, किसी सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट में लगी है, फोन तक नहीं कर सकती। अब तो बाहर अपोकलिप्स भी आ गया, पता नहीं वो सुरक्षित है या नहीं। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं टूट गया। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, दीदी बिल्कुल सुरक्षित होगी। वो गवर्नमेंट सीक्रेट प्रोजेक्ट में है, वहां सिक्योरिटी होगी, वो जरूर ठीक होगी। लेकिन मम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज बस थोड़ा और रुक जाओ। मैं कसम खाता हूं दुनिया के आखिरी कोने तक जाकर भी मेडिसिन ढूंढ लाऊंगा। मम्मी ने कांपते हाथ से मेरी पीठ थपथपाई।
पगले, अगर मेरे बस में होता तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। तभी पापा ने अचानक एक ऐसा आइडिया दे दिया जिसने हम दोनों को शॉक कर दिया। तो हमें भी ज़ॉम्बी बना दो। कमरे में जैसे टाइम फ्रीज हो गया। मैं और साओ देचू एक साथ चीखे, क्या? लेकिन मम्मी की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। सुनने में बुरा नहीं लग रहा। अगर हम भी ज़ॉम्बी बन गए तो हमेशा तुम्हारे साथ रह पाएंगे। जाओ डेजू तुरंत हाथ हिलाने लगा। नहीं, ये बहुत डेंजरस है। मैं और फैंटोंग इसलिए कॉन्शियस ज़ॉम्बीज बने क्योंकि हम लकी थे। ये मिरेकल था। अगर आंटी अंकल की कॉन्शियसनेस चली गई तो? मैं भी जोर जोर से सिर हिलाने लगा। नहीं, मैं आपको ज़ॉम्बी मॉन्स्टर नहीं बनने दूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा रिजॉल्व था। बेटा, अगर हम वैसे भी मरने वाले हैं तो कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। शायद हमारी किस्मत भी तुम्हारी जैसी हो। और अगर नहीं हुई तो हमें कमरे में बंद कर देना। कम से कम हम बाहर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मम्मी ने भी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बस इतना कर दो। शायद हमारे भगवान हमें दूसरा मौका दे दे। मैं और जाओ डेजू फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन आखिरकार उनकी बार बार की विनती के आगे हम टूट गए। पापा ने अपनी कलाई मेरी तरफ बढ़ा दी। मम्मी ने अपनी कलाई जाओ डेजू की तरफ। मेरे हाथ कांप रहे थे। जाओ डेजू के आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन आखिरकार हमने अपने दांत उनकी कलाई में गड़ा दिए। उसी पल हमारे अंदर का ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट पागल हो उठा। ऐसा लगा जैसे कई दिनों से भूखे इंसान के सामने अचानक दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना रख दिया गया हो। दिमाग चिल्ला रहा था और लेकिन दिल चीख रहा था, रुक जाओ, ये तुम्हारे अपने हैं। मैं पूरी ताकत से खुद को रोकने लगा। जाओ डेजू भी कांप रहा था। हमने तुरंत खुद को अलग किया। जल्दी जल्दी बैंडेज बांधी। फिर कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। 5 मिनट, 10 मिनट। अचानक आ हा हा हा। पापा और मम्मी दोनों एक साथ दर्द से चीख उठे। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वायरस अपना काम शुरू कर चुका था। मैं बेबस खड़ा था। मेरी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि नाखून हथेलियों में धंस गए थे। लेकिन ज़ॉम्बी बॉडी होने की वजह से मुझे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। तभी जाओ डेजू की नजर नीचे गिरी। उसने देखा कि मेरी हथेली से टपकता खून फर्श पर गिर रहा था और कमरे का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। झाओ डेजू यह देखकर बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत मेरी तरफ झपटा और मेरी मुट्ठियों को जबरदस्ती खोलने लगा। अरे फैंटोंग, पागल हो गया है क्या? अपने आप को ही घायल कर रहा है। लेकिन तभी बिस्तर पर पड़े मम्मी पापा अचानक शांत हो गए। ना कोई चीख, ना कोई तड़प, ना कोई आवाज। पूरा कमरा इतना खामोश हो गया कि अगर एक सुई भी गिर जाती तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे जाती। फैंटोंग, जल्दी देख, ये क्या हो रहा है? झाओ देजू ने मेरा कंधा पकड़कर जोर से हिलाया और बिस्तर की तरफ इशारा किया। मैंने तुरंत उसकी उंगली की दिशा में देखा और जो नजारा सामने था उसे देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मम्मी और पापा बिल्कुल मुर्दों की तरह बिस्तर पर सीधे लेटे हुए थे। लेकिन उनकी त्वचा में एक अजीब बदलाव हो रहा था। कहीं उनका रंग बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता और अगले ही पल उनकी त्वचा ज़ॉम्बी जैसी धूसर हो जाती। फिर इंसान, फिर ज़ॉम्बी, बार बार यही सिलसिला चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर के अंदर इंसान और ज़ॉम्बी होने की लड़ाई चल रही हो। ये आखिर हो क्या रहा है? मैं और झाओ देजू हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतनी अजीब चीज हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। कुछ मिनट बाद उनकी त्वचा का रंग बदलना धीरे धीरे बंद हो गया और आखिरकार उनका पूरा शरीर स्थायी रूप से ज़ॉम्बी वाले धूसर रंग में बदल गया। मैंने लंबी सांस छोड़ी। लगता है मम्मी पापा सफलतापूर्वक ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। लेकिन अगले ही पल मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। बस एक बात की चिंता है, क्या इनके अंदर इंसानों वाली चेतना अभी भी बची हुई है या नहीं? तभी अचानक दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोल दी। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा, क्योंकि साधारण ज़ॉम्बी के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। लेकिन मम्मी पापा के चेहरे पर साफ साफ उलझन दिखाई दे रही थी। यानी उन्होंने अपनी इंसानी चेतना बचा ली थी। मम्मी पापा, मैं खुशी से चिल्ला उठा। झाओ देजू भी उत्साहित होकर बोला, आंटी अंकल, लगता है आप लोग सफल हो गए।
शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा। मुझे भी जब पहली बार अपना ज़ॉम्बी वाला चेहरा दिखा था तो मैं खुद डर गया था, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। सच कहूं तो बदसूरत होने के अलावा कोई खास नुकसान नहीं है। मम्मी ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की। आ कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उनके गले से आवाज निकली। तो मैं सचमुच ज़ॉम्बी बन गई हूं? उन्होंने अपने हाथों को घुमाकर देखा, फिर अपनी धूसर त्वचा को देखा, फिर बगल में बैठे पापा को देखा जो खुद भी पूरे ग्रे रंग के हो चुके थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि वे इंसान नहीं रहे। कुछ सेकंड तक वे बस अपनी हथेलियों को घूरती रही। फिर अचानक उन्हें मेरी एक बात याद आ गई। मैंने कहा था कि ज़ॉम्बी को दर्द महसूस नहीं होता। बस फिर क्या था? मम्मी के अंदर का वैज्ञानिक जाग गया। उन्होंने तुरंत पापा की जांघ पकड़ ली, 2 उंगलियों से मांस का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ा और पूरी ताकत से 180 डिग्री घुमा दिया। आहा! पापा की ऐसी दर्दनाक चीख निकली कि पूरा कमरा गूंज उठा। वह स्प्रिंग की तरह बिस्तर से उछल पड़े। दोनों हाथों से अपनी जांघ रगड़ते हुए बोले, भार ही डालोगी क्या? इतना दर्द तो शादी के समय भी नहीं हुआ था। मैं और झाओ देजू स्तब्ध खड़े थे। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? शर्मिंदा होकर सिर झुका ली। वो तुम लोगों ने कहा था कि ज़ॉम्बी को दर्द नहीं होता, तो मैंने सोचा जरा खुद जांच करके देख लो। जांच करने की बात की आंखों में आंसू आ गए। जांच करनी थी तो प्यार से करती। ऐसा लग रहा है जांघ का मांस ही उखड़ गया। झाओ देजू का माथा सिकुड़ गया। ये तो बहुत अजीब है। ज़ॉम्बी के शरीर में दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। फिर अंकल को इतना दर्द कैसे हुआ? अब पूरा परिवार एक दूसरे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई रहस्यमयी पहेली सामने आ गई हो। और सबसे बड़ी बात, अब घर में चारों के चारों ज़ॉम्बी थे। ढाको पहा पर मैंने ताली बजाई। ठीक है, अब अगला प्लान बनाते हैं। झाओ देजू ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? क्या पूरी जिंदगी इसी कमरे में बैठे बैठे बितानी है? तभी मेरे दिमाग में बिजली चमकी। दीदी, वो अभी राजधानी में फंसी हुई है। क्यों ना हम सब उसके पास चले? आखिर परिवार का मतलब ही होता है सब एक साथ। मम्मी तुरंत खुश हो गई। वाह, मैं तो वैसे भी सालों से कहीं घूमने नहीं गई। बस फिर क्या था? चारों चेतनाशील ज़ॉम्बी तैयार हो गए। जल्दी जल्दी बैग में कुछ जरूरी सामान डाला और पूरे जोश के साथ घर से निकल पड़े। जी, वैसे भी अब इंसानी खाना देखकर किसी का मन नहीं ललचाता था, इसलिए चावल, आटा और बिस्कुट जैसी चीजें वहीं छोड़ दी गईं। चारों के चारों नए मिशन पर निकल चुके थे। ऑपरेशन दीदी को ढूंढो। फैंटोंग और उसकी पूरी ज़ॉम्बी फैमिली जैसे ही घर से निकली, कुछ देर बाद उनके घर पर कुछ रहस्यमयी लोग पहुंच गए। ये लोग सीधे एड्रेस ट्रैक करके फैन फैमिली को ढूंढने आए थे। दरवाजे के बाहर मौजूद ज़ॉम्बियों को साफ करने के बाद एक लंबी लड़की ने दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की। बॉस, ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। तभी एक लड़के की आवाज आई, अरे ओ जीनियस, दरवाजा नहीं खुल रहा तो खिड़की से घुस जाओ ना। बाकी लोग उसके आईक्यू को सलाम करने लगे। कुछ ही देर में सब नीचे पहुंचे और एसी के आउटडोर यूनिट और पाइप पकड़कर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ते हुए सीधे बालकनी में पहुंच गए। बालकनी में टूटे हुए शीशे और चारों तरफ फैला खून देखकर सभी का चेहरा गंभीर हो गया। कियान ज़ीरो ने ठंडी आवाज में कहा, अंदर चलकर देखते हैं। वो सबसे पहले घर के अंदर गई। घर में ना कोई इंसान मिला और ना कोई ज़ॉम्बी। फू यांजिए ने हर कोना ध्यान से चेक किया और वापस आकर बोली, यहां हाल ही में कोई रहा है। फर्श पर इंसानों और ज़ॉम्बियों दोनों के निशान हैं, लेकिन प्रोफेसर फैन की फैमिली शायद। बाकी बात कहने की जरूरत नहीं थी, सभी समझ गए। लेकिन कियान ज़ीरो ने सिर हिलाया, जरूरी नहीं। पीछे खड़ी माइटी ने हाथ बांधकर कहा, बिल्कुल, यहां कोई लाश नहीं मिली। अगर वो ज़ॉम्बी बने होते तो आसपास कहीं मिल जाते। अभी न जिंदा मिले हैं न मरे हुए। खाली हाथ वापस गए तो प्रोफेसर फैन को क्या जवाब देंगे? कियान ज़ीरो ने बस एक शब्द कहा, ढूंढो। बस इतना सुनते ही बाकी तीनों समझ गए। इसके बाद पूरी टीम ने फैन परिवार को खोजने के लिए आसपास का इलाका खंगाल डाला। इंसान मिले तो पूछताछ की, ज़ॉम्बी मिले तो चेहरा देखकर पहचानने की कोशिश की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फैंटोंग अपनी पूरी फैमिली को लेकर बहुत पहले ही शहर छोड़ चुका था। इसलिए घंटों खोजने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार सभी वापस लौट आए। इसी दौरान कियान ज़ीरो की नज़र ड्राइंग रूम में रखी एक फैमिली फोटो पर पड़ी। फोटो में 4 लोगों का खुशहाल परिवार मुस्कुरा रहा था। बड़ी बहन कॉलेज की छात्रा लग रही थी, चेहरे पर मासूमियत थी। माता पिता बेहद दयालु दिखाई दे रहे थे।
वही छोटा भाई इतनी चमकदार मुस्कान दे रहा था कि देखकर ही मन खुश हो जाए। दोनों बच्चों ने अपने माता पिता की अच्छी शक्ल सूरत विरासत में पाई थी। क्यान ज़ीरो कुछ सेकंड तक फोटो को देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उसे अपनी जेब में रख लिया। कई घंटे खोजबीन के बाद फू यानजिए और बाकी साथी खाली हाथ वापस सड़क पर पहुंचे। बॉस, कुछ नहीं मिला। आसपास के सारे ज़ॉम्बी भी चेक कर लिए। क्यान ज़ीरो ने गहरी सांस ली। तो फिर शायद वे यहां से जा चुके हैं, या फिर अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद उसने फैसला सुनाया, सब लोग वापस राजधानी चलो। टीम शहर के बाहरी इलाके में बने एक अस्थायी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंची। यहां पिछले कुछ दिनों में बचाए गए लोग और कई शक्तिशाली एबिलिटी यूजर्स रह रहे थे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि आसमान में हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजने लगी। 10 से ज्यादा हेलीकॉप्टर वहां उतरे और सभी लोगों को लेकर सीधे राजधानी के सबसे बड़े सर्वाइवल बेस की ओर रवाना हो गए। दूसरी तरफ फैंटोम की फैमिली के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें अपने पैरों के भरोसे ही उत्तर दिशा की ओर निकलना पड़ा। उनका शहर दक्षिण में था, जबकि राजधानी उत्तर में। दोनों के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी थी। ओएमजी, 3 महीने पैदल चलना पड़ेगा। झाओ देजू ने सिर पकड़ लिया। भाई, मेरे पैरों ने अभी से इस्तीफा लिख दिया है। फैंटोम ने कंधे उचकाए। क्या करे, पूरे देश की सड़कें जाम है। कार लेकर भी निकलो तो कहीं नहीं पहुंच सकते। जब तक हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं आ जाता, पैदल ही जाना पड़ेगा। झाओ देजो ने दुखी होकर अपने पैरों को सहलाया। मेरे प्यारे पैरों, गलत इंसान के साथ दोस्ती कर ली तुमने। मजबूरी में सभी राजधानी की यात्रा पर निकल पड़े। कई घंटे चलने के बाद वे एक यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचे। तभी यू झाओदी अचानक रुक गई। सुनो, क्या यही वो कॉलेज है जहां तुम लोग पढ़ते थे? फैंटोम ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली। यू झाओदी की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। मैं कभी अंदर नहीं गई, हमेशा गेट तक छोड़कर लौट आती थी। आज मौका मिला है तो थोड़ा घूम लेते हैं, चलो। फैंटोम और झाओ देजू तुरंत मान गए। फैन बुझाओ तो वैसे भी पत्नी की हर बात मानते थे, लेकिन जब वे कैंपस के अंदर दाखिल हुए, माहौल अजीब लगने लगा। चारों तरफ ज़ॉम्बियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। हर एक की पेशानी के बीचों बीच एक सटीक छेद था। शरीर पर और कहीं कोई घाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक एक वार में सबको खत्म कर दिया हो। लाशों की लाइन गेट से लेकर कैंपस के अंदर तक फैली हुई थी। फैन बुझाओ का चेहरा तुरंत बदल गया। मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। कॉलेज बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन जान सिर्फ एक बार मिलती है। इतना कहकर सभी तुरंत मुड़े और बाहर जाने लगे। लेकिन तभी दूर से लड़ाई और लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। फैंटोम का चेहरा बदल गया। लेट हो गए। उसने तुरंत झाओ देजो को पकड़ा और दोनों धड़ाम से जमीन पर गिरकर ज़ॉम्बियों की लाशों के बीच लेट गए। फैन बुझाओ ने भी तुरंत यू झाओदी को अपनी बाहों में छिपा लिया। कुछ ही सेकंड बाद 2 एबिलिटी यूजर्स एक बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकल आए। अभी एक दुबला पतला लाल बालों वाला लड़का बोला। उसकी स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि आम इंसान तो उसे ठीक से देख भी नहीं सकता था। जल्दी खत्म करो, जितनी देर लड़ाई चलेगी उतना नुकसान हमारा होगा। उसके बगल में गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहने एक लंबा पतला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में खतरनाक किलर लुक चमक रहा था। उसने हाथ घुमाया और अचानक हवा में अजीब सा कंपन होने लगा। अगले ही पल हवा से दर्जनों पारदर्शी ब्लेड बन गए और सीधे ज़ॉम्बी की तरफ उड़ पड़े। ज़ॉम्बी यानी बॉसू किसी तरह उन स्पेस ब्लेड से बच गया, लेकिन तभी लाल बालों वाली लड़की फ्लैश मोड ऑन करके उसके सामने पहुंच गई। धड़ाम, उसका मुक्का सीधे बॉसू की कमर पर लगा। बेचारा बॉसू कई कदम पीछे फिसल गया। इधर फैंटोम जमीन पर पड़ा पड़ा आंखें थोड़ा खोलकर लड़ाई देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। अरे, ये चमचमाता हुआ गोल अंडा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वह ध्यान से देखने लगा, फिर अचानक उसकी आंखें फटे की फटी रह गईं। अरे साला, ये तो बॉसू है। वो चमकता हुआ अंडा कोई और नहीं बल्कि बॉसू का गंजा सिर था। तुरंत उसे अपने पापा की बात याद आई। घर लूटने वालों में एक स्पीड यूजर था जिसने बॉसू को घर से दूर ले गया था, और दूसरा स्पेस एबिलिटी वाला था जिसने पूरा घर खाली कर दिया था। फैंटोम धीरे से झाओ देजू के कान में फुसफुसाया। भाई, यही लोग हैं जिन्होंने हमारा घर साफ किया था। झाओ देजू का खून खौल उठा। मैंने कहा था ना, जिसने भी हमारा माल लूटा है उसके दिमाग में भरा गोबर बाहर निकाल दूंगा। फैंटोम ने तुरंत उसे पकड़ लिया। शांत रहो, सामने से लड़ेंगे तो हम दोनों की मुफ्त में पिटाई हो जाएगी। झाओ देजू ने सिर हिलाया।
मतलब इंतजार करो, जब दोनों साइड थक जाएंगी तब एंट्री मारेंगे। उधर चश्मे वाला आदमी अचानक पीछे मुड़ा। उसे लगा जैसे कोई उसकी बुराई कर रहा हो, लेकिन सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसी समय लाल बालों वाली लड़की बॉसू के हाथों पकड़ ली गई। उसकी पूरी ताकत स्पीड थी। अगर कोई उसे पकड़ ले तो उसका आधा गेम खत्म। ओए बेवकूफ, क्या कर रहा है? फाइट पर फोकस कर, वो घबराकर चिल्लाई। बॉसू ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इतनी देर से भाग क्यों रही है? बस एक छोटा सा बाइट तो लेना है। लड़की की आंखें लाल हो गई। अभी भी खड़े हो? कुछ करो जल्दी। अचानक अगले ही पल लड़की गायब हो गई। बॉसू ने देखा तो उसके हाथ खाली थे। वो हैरानी से अपना हाथ देखने लगा। अरे, मेरी भागती हुई चिकन नगेट कहाँ गई? दूसरी तरफ लड़की अचानक हवा में प्रकट हुई। चश्मे वाले आदमी ने स्पेस ट्रांसफर करके उसे बचा लिया था। वो हंसते हुए बोला, दोबारा मत पकड़वाना, स्पेस शिफ्ट बहुत एनर्जी खा जाता है। लड़की ने आंखें घुमाई। अगर तुम बीच में ड्रीम मोड में नहीं जाते तो मैं पकड़ी ही नहीं जाती। दोनों झगड़ने ही वाले थे कि तभी रहा बॉसू फिर से उनकी तरफ झपटा। दोनों एबिलिटी यूजर्स जान बचाकर अलग अलग दिशा में कूद गए। लाल बालों वाली लड़की झुंझलाकर बोली, ये ज़ॉम्बी इतना चिपकू क्यों है? चश्मे वाला आदमी भी थक चुका था। वो हाफते हुए बोला, बस थोड़ा और हाई लेवल क्रिस्टल कोर मिल गया तो सीधे बीजिंग चलेंगे, उससे बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सचेंज कर पाएंगे। फैंटोंग ये सुनकर चौंक गया। क्रिस्टल कोर? ये नई चीज क्या है? लेकिन अब किसी के पास बातें करने का टाइम नहीं था। लड़ाई फिर शुरू हो गई। कुछ देर बाद बॉसू के शरीर पर घाव ही घाव हो गए। वह गुस्से से फटने वाला था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं सिर्फ एक बाइट लेना चाहता हूं। ये लोग इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे तीनों की ताकत खत्म होने लगी। आखिरकार धम धम धम, तीनों जमीन पर गिर पड़े। सबकी सांसें फूल चुकी थीं। फैंटोंग और झाओ देजू ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी, अबे यही मौका है। दोनों एकदम से उठ खड़े हुए। उनका प्लान सीधा था, 2 थप्पड़ रिवेंज के, फिर वहां से भागो। उधर लाल बालों वाली लड़की और चश्मे वाला आदमी जमीन पर पड़े हुए थे, इतने थके हुए कि उंगली तक नहीं उठा सकते थे। तभी चश्मे वाले आदमी की नजर 2 काले सायों पर पड़ी। वह आंखें सिकोड़कर देखने लगा। ये क्या है? लड़की ने भी देखा। धीरे धीरे साए पास आने लगे, फिर दोनों के चेहरे बदल गए। ज़ॉम्बी? लड़की चौंक गई। ये कहां से आ गए? आसपास के सारे ज़ॉम्बी तो खत्म कर दिए थे। चश्मे वाला आदमी शांत आवाज में बोला, नहीं, ये सामान्य ज़ॉम्बी नहीं है। इन्होंने शुरुआत से खुद को लाशों के बीच छुपाकर रखा, फिर हमारे थकने का इंतजार किया। मतलब इनके पास बुद्धि है, हाई लेवल ज़ॉम्बीज। लेकिन फिर वह मुस्कुराया। फिर भी डरने की जरूरत नहीं। अगर इनमें ताकत होती तो ये पहले ही हमला कर देते, छुपे नहीं रहते। वह धीरे से बोला, ओल्ड मॉन्स्टर, अब तो बाहर आ जाओ। फैंटोंग और झाओ देजू कुछ समझ नहीं पाए। ये किससे बात कर रहा है? झाओ देजू ने फुसफुसाकर पूछा। फैंटोंग का चेहरा अचानक बदल गया। अभी के अभी भाग। दोनों बिना एक सेकंड गंवाए मुड़े और स्प्रिंट मोड ऑन कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजी, ही 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 ही। अब भागने से क्या फायदा? अचानक हवा में लहर पैदा हुई और अगले ही पल एक कुबड़ी बूढ़ी औरत ना जाने कहां से प्रकट हो गई। उसने दोनों हाथों से फैंटोंग और झाओ देजू की गर्दन के पीछे पकड़ लिया। धड़ाम धड़ाम, दोनों को ऐसे जमीन पर दबाया जैसे कोई बिल्ली 2 शरारती चूहों को पकड़ ले। फैंटोंग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, गया गया बेटा, आज तो मुफ्त में बॉस फाइट शुरू हो गई।